क्लासेस के बाद जब यहाँ से क्लास कंप्लीट होती है उसके बाद मुझे अपना जीमेल आईडी दीजिएगा, ठीक है। तो उसमें मैं हमेशा आपको जैसे क्लास खत्म होगी क्लासेस अपलोड करके आपको मैं लिंक सेंड कर दूँ। तो क्लासेस के बाद आप 1 घंटा आधे 1 घंटा नहीं, अभी तो क्लास है तो 11 बजे मैं फिर बात करता हूँ डी से। अगर सर बात करना चाहें तो कर लें, अभी आ रहे में तो शुरू किया है मैंने तो हाँ डी से जो एग्ज़ाम का पुश करने का है ना, नहीं वो पुश हो चुका है, वो चला गया है। ऐसा करो डी को एक बार कॉल करने बोलो, आर एम में वो कर दो, क्लोज कर दो। हाँ क्लोज कर दो, आर एम में डी को कॉल कर लो, ठीक है। सर को बोलो ना, सर के पास नंबर है, तो बात करेंगे। बोलना क्लास में हूँ अभी नहीं आऊँगा मैं, है ना। क्लास कंप्लीट कर लो फिर मैं ओके। तो शुरू करते हैं। क्लासेस की लिंक जो है वो फिर आपको प्रतिदिन आ जाएगा। तो क्लासेस के बाद 1 घंटे बाद आप यूज़ कर पाएंगे उस लिंक को, क्योंकि वो प्रोसेस होने में टाइम लेता है यूट्यूब में। ओके, अब शुरुआत करते हैं हमारे फोटोशॉप के साथ। और किस टाइप का सॉफ्टवेयर है अगर बात की जाए फोटोशॉप, तो फोटोशॉप जो है वो ज़्यादातर इमेजेस, जिसको रेस्टर टाइप बोला जाता है, रेस्टर टाइप का सॉफ्टवेयर होता है। इसके अंदर पिक्सल्स में काम होता है, इमेजेस एंड पिक्सल्स में सारे काम होते हैं इसके अंदर। तो अगर हम कोई भी पोस्टर बनाते हैं, मूवी के पोस्टर बनाते हैं, किसी जो क्या बोलते हैं आप अपने यहाँ पे ब्रोशर देखते हैं या पम्पलेट्स वगैरह देखते हैं, जिनमें क्या होता है इमेजेस होती हैं, प्रोडक्ट की इमेज होती है और उसके पीछे में कुछ ग्राफिक होंगे, कोई आदमी खड़ा होगा, कोई कैरेक्टर खड़ा होगा। आप फ्लेक्सेस देखते हैं जो हमने यहाँ पे बोर्ड फ्लेक्सेस बनाए, उसमें क्या होता है कैरेक्टर पूरे खड़े होते हैं, फोटो खींच के उनको लगाया जाता है। वो पूरा काम जो है वो फोटोशॉप में होता है। बाकी जो ग्राफिक्स वाले सॉफ्टवेयर हैं उनमें ये काम नहीं होता। इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ में आप इमेज के अंदर एडिटिंग नहीं कर सकते। इमेज के अंदर कंप्लीट एडिटिंग आपको फोटोशॉप प्रोवाइड करता है। ये इसका मेन यूएसपी, पहला यूएसपी रहता है। दूसरा, पेंटिंग बहुत अच्छे से करने को ऑप्शन देता है। तो जो भी पेंट होगा, कैरेक्टर पेंट होंगे, कलर पेंट होगा, वो हम इसमें करेंगे। कलर रेंजेस उसमें भी इलस्ट्रेटर और कोरल ड्रॉ में भी नहीं रहती हैं, तो इसमें ही करना पड़ता है वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये इसके मेन यूएसपीज हैं जो चल रहे हैं। अब इसमें वर्क करने के लिए, शुरुआत करने के लिए, जब भी फोटोशॉप आप ओपन करेंगे तो सबसे पहले जो सामने में आपको ये ऑप्शंस नज़र आते हैं, ये आपके में नहीं नज़र आएंगे। रीज़न ये है क्योंकि ये लास्ट हमारे वर्क किए हुए हैं, वही वो यहाँ दिखाता है थंबनेल के फॉर्म में। तो आपके में अगर न्यू फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं तो ये नहीं होगा। इसके साथ साथ ये गायब होगा, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। तो फोटोशॉप में कोई भी काम शुरू करने से पहले हमको एक डॉक्यूमेंट फाइल बनानी पड़ती है, जिसके तहत फोटोशॉप जो है वो आगे लेयर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसमें हम ग्राफिक्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करने के लिए 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है मेन्यू बार से फाइल में जाके न्यू करना है। दूसरा होता है ये यहाँ पे टैब दिया हुआ है, डायरेक्ट इंटरफेस टैब दिया हुआ है, क्रिएट न्यू पे आप क्लिक करेंगे और डायरेक्ट ये वैल्यू उठा लेगा, यानी कि यहाँ से क्लिक करेंगे तो तुरंत आपको न्यू डॉक्यूमेंट वाला विंडो दे देगा। और या फिर कीबोर्ड शॉर्टकट होता है कंट्रोल एन, एन फॉर नेस्ट या नेपाल। जैसे ही कंट्रोल एन दबाएंगे तो आपको ये यहाँ पे कंप्लीट ऑप्शन देगा। अब इतने सारी वैल्यूज़ हैं, इनमें समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कौन सा चीज़ कब लेना है, कौन सी चीज़ वर्क के लिए अकॉर्डिंग हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें कुछ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत करते समय मात्र 3 वैल्यू ध्यान में रखनी होती है। ये होता है डायमेंशन, यानी कि आप जिस पेज पे काम कर रहे हैं या जो भी डायमेंशंस, तो जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसका हाइट और विड्थ, वो डायमेंशन ध्यान में रखना होता है। और तीसरा चीज़ होता है कितना क्लैरिटी का वर्क बना रहे हैं, वो डिसाइड होती है रेजोल्यूशन से। तो हाइट, विड्थ और रेजोल्यूशन, यही 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती हैं शुरुआत में। अगर आप गौर करेंगे कि यहाँ पे जो रिसेंट्स में हाइट, विड्थ एंड रेजोल्यूशन, ठीक है, ये सबसे पहले ध्यान में रखना होता है। और इसको समझने का तरीका भी बहुत ही आसान है कि आप अगर यहाँ टैब्स में गौर करेंगे, ये टैब्स एक्चुअल में डायमेंशन टैब्स हैं। तो इनमें जो वैल्यूज़ होती हैं वो विड्थ, हाइट और रेजोल्यूशन के हिसाब से सेट होती हैं।
तो आपको जितने भी मिलेंगे आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि इसकी विड्थ कितनी है। पहली वैल्यू हमेशा विड्थ होगी, दूसरी वैल्यू हाइट होगी और तीसरी वैल्यू रेजोल्यूशन होगी। ठीक है, तो ये जितने भी ये हमारे रिसेंट जिन वर्क्स पे हमने काम किए हैं उनके हैं। अब वर्क डिफाइन कैसे होता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए काम कर रहे हैं तो उसका साइज़ क्या होगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही चीज़ आती है कि अच्छा मैं A4 साइज़ क्या होता है, या बोलना चाहिए कि अगर मुझे पम्पलेट साइज़ बनाने हैं, लीफलेट बनाने हैं, ब्रोशर बनाने हैं, या कोई भी बिजनेस कार्ड बनाना है, इन चीज़ों के साइज़ कैसे डिफाइन होंगे, आप कैसे बता सकते हैं। तो इसके साइजेस जो हैं वो यहाँ पे आपको दो तरीके से मिलते हैं। एक तो आपको यहाँ टैब्स में मिलेंगे सारे, और दूसरे आपको यहाँ पे प्रीसेट्स में मिलेंगे। ठीक है, तो प्रीसेट्स वाला जो है वो भी यही कनेक्टेड होते हैं, डॉक्यूमेंट प्रीसेट साइट्स होते हैं ये। अब ये साइज़ कैसे काम करते हैं, रीसेंट और सेव्ड तो तब होगा, रीसेंट जो लास्ट आपने काम किया, सेव्ड वो वाला हिस्सा होता है जिसमें हमने कोई अपने से साइज़ बना के लगाया हुआ है, तो वही चीज़ सेव कर सकते हो आप। कि मैंने अगर मुझे कहना चाहिए मेरा बिजनेस कार्ड जो है वो इतना बड़ा है, मैं बात कर रहा हूँ A3 साइज़ की, राइट। अगर जनरली वो छोटा सा बिजनेस कार्ड होता है, लेकिन मैं A3 साइज़ में बना रहा हूँ और मुझे उसी की ज़रूरत पड़ रही है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, A3 साइज़ का बना के, लेआउट बना के उसको सेव कर सकता हूँ एज अ प्रीसेट, कि नेक्स्ट टाइम जब मुझे काम आए उसी चीज़ का तो मैं फटाक से बस सेलेक्ट करूँ और वो अपने आप पूरा साइज़ बिल के मेरे को आ जाए। तो ये आप प्रीसेट्स इसमें सेव कर सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कैसे इस सब चीज़ों को टेम्पलेटिंग करनी है। यहाँ पे जो टैब्स दिख रहे हैं आपको, ये वर्क के अकॉर्डिंग तय होते हैं, यानी ये इंडस्ट्री के हिसाब से बनाए गए। अब सबसे बड़ी चीज़ है कौन सी इंडस्ट्री, क्योंकि कई बार ऐसा होता है भारत में जो डायमेंशंस होते हैं ना, वो आपको यहाँ पे डायमेंशंस में नहीं मिलते हैं। वो इसलिए नहीं मिलते हैं बेसिकली क्योंकि ये सॉफ्टवेयर यूरोपियन है, तो उनके अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड होता है वो अपना डाल देते हैं। जो इंडस्ट्री में इंटरनेशनल सर्वेस किया होगा उसके अकॉर्डिंग उनको एक मार्जिन मिला होगा, वो यहाँ डाल देते हैं। तो यहाँ पे दोनों फैसिलिटीज़ मिलेंगी आपको, इंटरनेशनल डायमेंशंस मिलेंगे और अपने मर्जी का आप डायमेंशन बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो फ़ोटो जब काम करते हैं हम लोग, फ़ोटोज़ के लिए जब काम करेंगे, क्लिकेबल फ़ोटोज़ के लिए, उन साइज़ेस के लिए आपको ये वाले साइज़ काम आएंगे। ठीक है, इनमें जनरली क्या होगा कि विड्थ वैल्यू ज़्यादा होगी, हाइट वैल्यू कम होगी। ठीक है, और ये डायमेंशन सारे यहाँ पे हैं और सबके आगे आपको 300 ppi लिखा हुआ नज़र आएगा। 300 ppi का मतलब है ये हाईएस्ट क्लैरिटी क्वालिटी होती है। ठीक है, इसके विषय में मैं आपको आगे और बताऊंगा ताकि ये इलेबोरेटेड वे में तैयार हो जाए। प्रिंट सेक्शन जो है ये आपका प्रिंटिंग के लिए है, यानी कि जो हमारा जनरली प्रिंटिंग वर्ल्ड जो काम करता है, जिसमें वेडिंग कार्ड्स होते हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स होते हैं, A4 साइजेस, A3 साइजेस, लीगल पेपर्स छपवाने हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ जो होती है वो सारा प्रिंट में आता है। अब इनके साइजेस में बहुत सारे साइज़ हैं जो हमारे यहाँ यूज़ नहीं होते, जैसे हमारा C4, C5, C6, DL, ये साइजेस ज़्यादा यूज़ नहीं होते हमारे यहाँ पे। लेटर, लीगल, टैबलॉइड भी हमारे यहाँ यूज़ नहीं होता। हमारे यहाँ क्या है, A4 से लेकर B4, B5 तक ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे, उसके अलावा यूज़ नहीं करते। यही साइज़ हमारे यहाँ कॉमन साइजेस होते हैं। क्यों? क्योंकि है तो सॉफ्टवेयर यूरोपियन, लेकिन भारत में इतना यूज़ किया जा रहा था कि भारत ने उस स्टैंडर्ड को ऑप्ट कर लिया, तो हमने A4 साइज़ से लेकर B4, B5 तक के यूज़ कर चुके हैं, हम साइज़ यूज़ कर सकते हैं। अब ये लेटर, लीगल, टैबलॉइड है कौन से? लेटर जो है वो लेटर हेड है, जो लेटर हेड पेपर आता है ये वो साइज़ होता है, और ये हमारे यहाँ का नहीं, बाहर का साइज़ होता है। हमारे यहाँ का लेटर हेड जो है वो A4 साइज़ में बन जाता है, बट ये जो है वो बाहर का साइज़ है तो थोड़ा सा बड़ा होता है कंपैरेटिवली हमारे यहाँ। लीगल जो है, लीगल साइज़ जो होता है ये वहाँ का लीगल पेपर साइज़ जो होता है, जो हमारे यहाँ ऑफिशियल पेपर यूज़ होते हैं। हमारे यहाँ वैसे भी हम A4 में ही चला रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा A3 हो जाता है जब वो बड़े कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन होते हैं तब। अदरवाइज़ सारे जो लीगल साइजेस हैं वो उनके हैं, तो हमारे यहाँ से कोई लेना देना नहीं होता। टैबलॉइड जो है ये उनका न्यूज़पेपर का साइज़ है, तो जो वहाँ न्यूज़पेपर चलते हैं, जो फ्रंट पेज जब उनका देखते हैं, हमारे यहाँ फ्रंट पेज में क्या होता है, या तो नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा फोटो होगा, और या फिर क्या होगा कि छोटा छोटा इन्फॉर्मेशंस होंगे। अब उनके यहाँ क्या होता है, हमेशा सामने वाले पेज में जो सबसे सनसनीखेज कंट्रोवर्शियल चल रहा होता है उनकी फ़ोटोज़ डालते हैं, तो वो बहुत बड़ा एक स्टैंडर्ड साइज़ में पेपर होता है, उसको टैबलॉइड बोलते हैं। तो टैबलॉइड का जो हिंदी नेम होता है वो
सनसनीखेज होता है। तो वो लोग हमेशा अपने वहाँ पे एक टैबलॉइड रखते हैं, तो न्यूज़पेपर के सामने एक टैबलॉइड रहता ही है उनके। तो इसलिए ये टैबलॉइड हमारे भी किसी काम का नहीं आता, तो हम लोग जनरली जो काम करेंगे वो A4 साइज से B4 B5 तक करेंगे। बाकी जो साइजेस है कभी कभार बीच में अगर हमें लगा तो हम उसको यूज़ कर लेंगे। आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, ये जो साइजेस हैं ये मूवीज़ लाइन के लिए यूज़ होते हैं, वीडियो गेमिंग्स लाइन में, कॉमिक्स, स्टोरी बुक्स अगर हम कुछ बना रहे हैं, जो आर्टिस्टिक लोग होते हैं जो स्केचेस करते हैं, पेंटिंग करते हैं, ये उनके लिए होता है। इस साइज़ में क्या होता है, डिजिटल वर्ल्ड में क्या होता है कि आपको डिवाइस बदलते रहते हैं। कभी मैं मॉनिटर में देख रहा हूँगा सेम वीडियो ग्राफिक को, वही ग्राफिक को मैं टेलीविज़न में देख रहा हूँगा, वही ग्राफिक को मैं फ़ोन पे देख रहा हूँगा, तो साइज़ चेंज होता रहेगा। फ़ोन में साइज़ छोटा हो जाएगा, इसमें मीडियम होगा मॉनिटर में, और टेलीविज़न में एकदम हाई साइज़ होगा अगर बड़ा टेलीविज़न हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये वेरी करता रहता है। ऐसे में क्या होता है, पिक्सल जो है ना वो क्वालिटी लूज़ कर देता है। तो ऐसे समय में हमको स्क्वायर साइजेस में काम करना होता है कि डायमेंशन दोनों तरफ बराबर रहें ताकि उसको बीच से स्केल किया जा सके, तो इससे क्वालिटी जो है वो बचती है। तो आर्ट एंड इलस्ट्रेशन जो है वो हमारे इसी फॉर्मेट में रहेंगे। वेब, जब इंटरनेट के लिए काम करना हो, तो जब हम वेबसाइट्स बनाएंगे, वेबसाइट्स के पेजेस बनाएंगे, क्योंकि आपके ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्सेज में आप वेबसाइट्स के अंदर के कंटेंट भी बनाना सीखते हैं। तो इसमें क्या होता है, बैनर जो होते हैं, बड़े बड़े बैनर्स जो हो गए, या यूट्यूब आपने देखा होगा, तो यूट्यूब अगर हम यहाँ से ओपन करते हैं, ये मैं अपना चैनल साइट चैनल ओपन कर रहा हूँ। तो YouTube जब आप ओपन करते हैं तो ये जो ग्राफिक्स होते हैं, ये ग्राफिक हो गया, एक स्टूडियो ग्राफिक हो गया, डैशबोर्ड में जाऊँगा तो यहाँ पे ये दिखेगा मुझे, आई विल जस्ट हैव टू सेलेक्ट दिस वन। ये चैनल का जब सीन देखते हैं तो ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये हिस्सा एक बैनर कहलाता है। अगर इसको मैं और अच्छे से दिखाऊं तो आप ये सब फोटोशॉप में बना सकते हैं। आप फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ, तीनों में किसी में भी आप बना सकते हैं। जैसे मैं नेटफ्लिक्स का ये सेलेक्ट कर रहा हूँ या फाउंड्री का है, राइट। तो देखिए ये बैनर्स बने हुए हैं। ये बैनर्स कैसे बनेंगे, ये कंप्लीट बैनर्स हो गए, ये थंबनेल्स हो गए, राइट। ये कैसे बनेंगे, ये किस तरीके से बनेंगे, तो ये फोटोशॉप में हम जब वेब में काम करते हैं तो उन साइजेस को लेके काम करते हैं। ओके, सो यहाँ पे अलग अलग ब्राउज़र के भी साइजेस बताए जाते हैं कि अगर आप एप्पल के लिए बना रहे होंगे ना तो दूसरा ब्राउज़र साइज़ लगेगा, और विंडोज़ के लिए बना रहे हैं तो अलग साइज़ लगेगा। और एप्पल का है तो मैकबुक है, आई मैक है, मैकबुक है, उसमें करेंगे। विंडोज़ का है तो डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप पे कीजिए। या फिर ये जो साइजेस आपको दिख रहे हैं ये वेबसाइट्स के कॉमन साइज़ हैं जो जनरली स्टैंडर्ड चलते हैं। मोबाइल, जब मोबाइल्स के लिए काम करेंगे, यानी मोबाइल्स के आइकॉन बनाने हो गए, लोगो बनाना हो गया, UI UX वगैरह बनाने हो गए, तब के लिए। फिल्म एंड वीडियोस, मूवीज़ के लिए जब हम इन्वायरमेंट बनाएंगे वीडियोस के लिए तब ज़रूरत पड़ती है इसकी। तो मैट पेंटिंग एक टेक्निक होती है जो कि जनरली मूवीज़ के पीछे, वीडियोस के पीछे लगाई जाती है। वो पेंटिंग कैसे बनेगी, तो वो इन साइजेस को लेके बनती है। ओके, अब मान लीजिए आपका अभी फ़िलहाल इस वर्क के लिए हम लोग प्रिंट यूज़ करते हैं और इसको हम A4 साइज़ प्रिंट कर रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ जनरली यूज़ होता है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखिए कि डायमेंशन यहाँ पे अपने आप चेंज होने लगते हैं। तो जैसे ही मैं इनमें स्विच करता हूँ टैब में, तो यहाँ पे वैल्यूज़ अपने आप चेंज होने लगती है। तो मैं यहाँ A4 पे आ गया हूँ। ये जो हिस्सा है ये कस्टम प्रीसेट कहलाता है, यानी कि इस जगह पे आप अपनी मर्ज़ी की डायमेंशंस बना सकते हैं, जो भी आप बनाना चाहें। तो मैं यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ और इधर पे मैं हमारी जो फोटोशॉप की क्लास है इसको 001 कर देते हैं। और यहाँ पे विड्थ और हाइट यहाँ पे हमारे पास दिखा रहा है, और मिलीमीटर, इंचेस, सेंटीमीटर और पॉइंट्स एंड पिकास हमारे पास है। अब ये यूनिट्स कौन कौन से यूनिट्स होते हैं और कैसे काम करते हैं। इंचेस, सेंटीमीटर, मिलीमीटर तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, जो हमारे स्कूल साइजेस में हुआ करते थे। पिक्सल्स क्या होता है, जनरली पिक्सल एक पूरी डिजिटल इमेज का सबसे छोटा भाग होता है। ढेर सारे पिक्सल के मिलके बनने से इमेज बनती है। अब ये पिक्सल्स जो होते हैं ये, इनको ऐसा समझिए, क्योंकि ये टेक्निकली जाएंगे तो ये क्या एलईडीज़ में बटे होते हैं, छोटी छोटी एलईडी लाइट्स में बटे होते हैं और वो कलर दिखाती हैं एलईडी लाइट। सिंपली यही इसका फैक्ट होता है।
लेकिन अगर हम इसको अपने आर्टिस्टिक पॉइंट में समझें तो इसको ऐसा समझें कि ये कंटेनर होते हैं कलर होल्ड करने के लिए। अब इसके ऊपर में एक कलर भी आ सकता है, इसके अंदर 2 कलर, 4 कलर, 8 कलर, 16 कलर, 32 कलर ऐसे भी आ सकते हैं एक पिक्सल के अंदर। ये बढ़ता जाएगा जिस हिसाब से आप कंप्यूटर से उसको मेमोरी अलॉट करेंगे कि भाई इतनी मेमोरी अलॉट की, इसी में आप डिवाइड कीजिए। तो पिक्सल जो होता है वो कलर होल्ड करने के लिए कंटेनर होता है। इसका हमें आगे काम आएगा ये थ्योरी का कि जब हम बड़े पैमाने में या हाई रेंज इमेजेस में काम करेंगे उनमें आपको पिक्सल का थोड़ा सा ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, सबसे छोटा भाग पिक्सल रहेगा। इंचेस, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर ये तो हम जानते ही हैं। पॉइंट्स एंड पिकास यूरोपियन फॉर्मेट्स हैं, उनके ग्राफिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। हमारे यहाँ इनको लेज़र प्रिंटिंग में यूज़ किया जाता है। पॉइंट्स जो है वो 72 पॉइंट्स का 1 इंच होता है। ये काफ़ी छोटे साइज होते हैं। और पिकास जो है वो इससे भी छोटा होता है, यानी कि ये हेयर लाइन जितना छोटा साइज होता है, बाल जितने छोटे पतले साइजेस पे काम करने के लिए हमको इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो हम इसको अभी फ़िलहाल के लिए हमारे इंचेस में रख रहे हैं। इंचेस में क्या होगा, ये 8 इंच यानी 8.268 इंच बाय 11.693 इंच का साइज़ होगा। यानी कि ये पेपर जो है वो पोर्ट्रेट साइज़ का होगा, लंबा होगा हाइट में और विड्थ में थोड़ा सा छोटा होगा। अब यहाँ पे देखेंगे ओरिएंटेशन, यानी कि पेज आपको कैसा बनाना है। पेज को आप पोर्ट्रेट व्यू में बनाना चाहते हैं या लैंडस्केप व्यू में बनाना चाहते हैं, बस यही चीज़ है जो आप यहाँ पे सेट करते हैं। आर्ट बोर्ड ये वो ऑप्शन है जो अलाउ करता है। पहले फोटोशॉप में क्या होता था, सीसी वर्जन से पहले आप एक बार में एक ही पेज में काम कर सकते थे। उस पेज को कैनवस बोलते हैं। तो जो पेंटिंग वाला कैनवस होता है उसी तरीके से उसको डील करते थे। एक बार में एक ही में काम कर पाते थे और उसको बदलना मुश्किल होता था, साइज़ बदलना, साइज़ छोटा करना, बड़ा करना, ये नहीं कर पाते थे। आर्ट बोर्ड टेक्निक के आने के बाद अब आप मल्टीपल पेजेस पे एक साथ एक फाइल पे काम कर सकते हैं। ठीक है, और उसको कभी भी बदलाव कर सकते हैं उनमें। आगे हम लोग देखेंगे, पहले हम लोग सिंगल कैनवसेस में काम करेंगे, फिर आर्ट बोर्ड्स में काम करेंगे। ये तब काम आएगा जब आप कैटलॉग्स एंड ढेर सारी पेजेस वाली जो बुक्स बनाते हैं तब काम आता है ये। रेजोल्यूशन मैंने बताया था, हाइट, विड्थ और रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन जो है ये क्लैरिटी को बताता है, यानी आपका वर्क जो है वो कितने बड़े से बड़े साइज में दिखाया जाएगा। और पिक्सल की एक टेंडेंसी होती है कि जब पिक्सल को आप उसके साइज से बड़ा खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो उसकी क्वालिटी जो है वो कम होने लगती है, कंपनसेट होने लगती है। तो रेजोल्यूशन जितना अधिक होगा आप उतने बड़े पैमाने में उसको दिखा सकते हैं। इंडस्ट्री ने एक स्टैंडर्ड बनाया है 72, 150 एंड 300। 72 अगर आप रखेंगे पिक्सल तो इसका मतलब आप लो क्वालिटी पे काम कर रहे हैं, यानी कि आप प्रिंटिंग वगैरह के लिए जो छोटे छोटे पैम्पलेट्स वगैरह हैं या बिजनेस कार्ड्स हैं ये क्वालिटी में दे पाएंगे। लेकिन बड़ा पेज यानी कि जो A3 साइज़ के लैंडस्केप होते हैं या बड़ा पोस्टर्स होता है या फ्लेक्सेस होते हैं वो इन रेजोल्यूशन में नहीं दिए जाते, क्योंकि इन रेजोल्यूशन में उनकी क्वालिटी गिर जाती है। 150 मीडियम होता है, मीडियम साइजेस है। फैब्रिक प्रिंट हो गया, टेक्सचर प्रिंट, टी शर्ट प्रिंट्स, इनके लिए देना है तो मीडियम में कर लीजिए। जनरली लोग इसको भी 300 में दे देते हैं, बट आप चाहें तो कर सकते हैं। ये बेसिकली क्लाइंट के ऊपर होता है कि क्लाइंट बताता है भाई मेरे को 5 MB की साइज़ चाहिए फाइल का, क्योंकि इसके बढ़ने से फाइल का साइज़ भी बढ़ेगा। ठीक है, 300 जो है वो सबसे हाईएस्ट क्वालिटी माना जाता है इंडस्ट्री के अंदर। इसमें क्या होता है, आप बड़े से बड़ा फ्लैक्स और बैनर जो बना रहे हैं उसमें क्लैरिटी आती है, उसको प्रिंट किया जाता है। ठीक है, तो जो बड़े बिल्डिंग के साइज़ के भी होते हैं वो भी 300 रेजोल्यूशन पे बनते हैं। इसका क्या इसको बढ़ाया जा सकता है, तो डेफिनेटली बढ़ाया जा सकता है। 400 भी कर सकते हैं, 600, 1000, 10,000, 12,000, जितना वैल्यू देना चाहें आप दे सकते हैं। ये करीब 32,657 कुछ में जा सकता है। इसकी वैल्यू जो है इंटीजर वैल्यू जा सकती है, फ्लोट एंड इंटीजर 2 वैल्यूज़ में जाएगा तो थोड़ा सा और बढ़ सकता है ये। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास डिस्प्ले क्वालिटी नहीं है, यानी कि हमारे पृथ्वी पे अभी फ़िलहाल 300 से ऊपर का डिस्प्ले दिखाने वाला डिवाइस नहीं है। तो आप इसको 600 भी चलाइए, 800 भी चलाइए या 1000 भी चलाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 300 में ही दिखाएगा वो। ठीक है, तो इससे बढ़ाएंगे तो आप केवल फाइल साइज़ बढ़ाते रहेंगे, तो क्लैरिटी साइजेस नहीं बढ़ेगा।
फिर भी आप उसको ट्राई कर सकते हैं, एक्सपीरियंसेस के दौरान आप इसमें से बड़े रेजोल्यूशन पे भी काम कर सकते हैं, कोई इसमें रोक नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास 2-3 सिस्टम ही हैं जिन पे करेंगे, फिर उसके बाद एक मैं आपको प्रैक्टिस दूंगा, उस प्रैक्टिस को कैसे करना है वो छोटा सा आपको फोटोशॉप में आसान पड़ेगा कि कैसे फैमिलियर हो जाएंगे फोटोशॉप के साथ। तो ये जो मोड है, यहाँ पे कलर मोड्स हैं, वैराइटीज ऑफ कलर मोड्स हैं, टोटल ऑफ 5 मोड मिलते हैं। ये तय करते हैं कि आपका प्रोडक्ट किस जगह दिखाया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग इसको तय करना होता है। जैसे अगर आपको प्रिंटिंग के लिए अगर कोई चीज़ दे रहे हैं तो उसके लिए डिफरेंट मोड होगा। डिजिटल वर्ल्ड के लिए अगर शो हो रहा है, आपका डिजिटल स्क्रीन्स में शो हो रहा है, तो वो उसके लिए अलग मोड रहेगा, है ना। बिट मैप में काम कर रहे हैं, वीडियो गेम्स के लिए काम कर रहे हैं, कलर के साथ काम नहीं करना है, तो सबके लिए एक सेपरेट मोड है। इनको समझेंगे कैसे। RGB मोड जो सबसे पहले सेलेक्टेड रहता है बाय डिफ़ॉल्ट, इसका फुल फॉर्म रहता है रेड ग्रीन ब्लू। RGB रेड ग्रीन ब्लू कलर्स। RGB कलर्स होते क्या हैं? RGB कलर्स इंस्पायर्ड होते हैं, ये प्राइमरी कलर होते हैं, मतलब मेन कलर इन्हीं से शुरू होते हैं सारे डिजिटल वर्ल्ड के। और ये आए कहाँ से हैं? तो ये सूरज की रोशनी से इंस्पायर्ड होके बनाए गए हैं। क्योंकि होता क्या है कि हमारा जो टेलीविज़न स्क्रीन है या डिजिटल स्क्रीन जो होती है वो आपको लाइट के साथ कलर मिक्स करके दिखाती है, तब आपको ढेर सारे कलर शेड्स नज़र आते हैं। जो मैंने बताया था LED लाइट जलती है, तो आप LED लाइट के ही थ्रू कलर, यानी लाइट के थ्रू कलर मिक्स करके देख रहे हैं। इसलिए आपको जो भी यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही हैं वो लाइट्स के थ्रू, यानी वाइट कलर मिक्स करके दिख रहे हैं। लाइट का कलर जो है वो वाइट होता है, ना कि येलो। जो हम लोग सूरज का कलर बोलते हैं ना, येलो होता है, वो एक्चुअली वाइट होता है। तो हमारे पास जो RGB कलर थ्योरी होती है वो इसी तर्ज पे काम करती है। अब होता क्या है कि आप रियल वर्ल्ड में देखिए शेड्स बहुत सारे नज़र आते हैं आपको, तो ये एक्चुअल में हमारे सूरज के जितने शेड्स सूरज प्रोवाइड करता है वही शेड्स यहाँ पे दिए जाते हैं। तो RGB कलर का जो बेसिक शुरुआत रहती है वो आपको मिलती है करीब 16,70,000 कलर्स की। जैसे मैंने प्रीवियसली आपको एक डेमो में भी बताया होगा शुरुआत में फोटोशॉप में, कि RGB से जब आप काम करेंगे पहली बार, और यहाँ पे 8 बिट, 16 बिट और 32 बिट होता है, तो ये 8 बिट पे रहेगा अगर, तो आप 16.7 मिलियंस पे काम कर रहे होंगे, ठीक है। और इसके बाद अगर यहाँ पे आपको, अब इसका यूज़ क्या है? RGB तो समझ गए कि भाई ठीक है, ये कलर्स देता है, 16,70,000 कलर दे रहा है मुझे, लेकिन काम कहाँ पे आएगा? इसका काम आता है जब भी आपका काम डिजिटल स्क्रीन पे दिखाया जाएगा, तभी आप इसका यूज़ करिए। कहने का मतलब है, अगर आप इस वर्क को इंटरनेट पे डाल रहे हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए तैयार कर रहे हैं, वेबसाइट्स के लिए तैयार कर रहे हैं, तब आप RGB कलर मोड पे काम कीजिए, क्योंकि लाइट के कलर वहीं दिखाई देंगे। रियल वर्ल्ड में तो हम लाइट के साथ कोई कलर मिक्स नहीं कर सकते, तो इसलिए ये टेक्नोलॉजीज़ के लिए RGB कलर होता है, ठीक है। अगर हम CMYK, यहाँ पे दूसरा मोड होता है, CMYK को सेलेक्ट करते हैं, तो इसका फुल फॉर्म होता है सायन, मजेंटा, येलो एंड ब्लैक, CMYK। शॉर्ट फॉर्म्स लिखे हैं, ये कलर थ्योरीज़ के शॉर्ट फॉर्म हैं, तो ये इनकी सेपरेट थ्योरीज़ है, हम आगे डेफिनेटली इसको सीखेंगे। तो CMYK कलर्स जो होते हैं, सैन, मजेंटा, येलो एंड ब्लैक, ये कलर्स जो होते हैं ये प्रिंटिंग के कलर्स हैं आपके। तो जब भी आप प्रिंट के लिए जाएंगे, यानी कोई भी वर्क जो प्रिंटिंग के लिए देने वाले हैं, प्रिंटर से निकलेगा, वो सारा कुछ CMYK में निकलेगा। तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर आगे वर्क करेंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ लिमिटेशन है, RGB जितना कलर रेंज देता है उतना CMYK नहीं देता। तो CMYK में काम करेंगे, जब प्रिंटर से निकालेंगे तो कलर थोड़े से डल ही आते हैं, ये हर प्रिंटर वाले को पता होता है। तो इसलिए RGB में काम करके आप CMYK में भी निकालेंगे, मान लीजिए, या RGB की फाइल को प्रिंटर में डाल दीजिए, वहाँ से भी निकालेंगे तो भी CMYK डल ही निकलेगा। वो रीज़न ये होता है कि CMYK में ब्लैक कलर ऐड कर करके शेड बनाए जाते हैं, उनमें लाइट्स ऐड करने का कोई प्रावधान नहीं है। रियल वर्ल्ड में हम लाइट्स नहीं बना सकते, तो हम क्या करते हैं, रियल वर्ल्ड में काला कलर ऐड कर करके कलर के शेड्स निकालते हैं, तो कलर माइनस होता जाता है धीरे धीरे, तो इसके कारण से डल होता जाता है, डार्क होता जाता है डिज़ाइन। तो CMYK कलर्स हम लोग तभी यूज़ करेंगे जब प्रिंटिंग के लिए जाएंगे।
LAB कलर्स या लैब कलर जिनको बोलते हैं, ये एक्चुअली लेबोरेटरी कलर्स नहीं है, ये एक्चुअल में लाइटनेस A चैनल B चैनल कहलाता है। इसका मतलब ये होता है, हमारा ऐसा डिजिटल वर्ल्ड का ऐसा मानना है कि 5 टाइप के कलर्स से एक इमेज बनती है, ब्लैक और वाइट, RGB, ये 5 कलर्स रहेंगे। RGB इमेज के कलर को कंट्रोल करेगा और ब्लैक और वाइट जो होगा वो शेडोज एंड डार्कनेस को कंट्रोल करेगा, यानी शेडोज और लाइट जो होती है उसको कंट्रोल करता है। तो LAB चैनल जो होते हैं ये इसलिए बनाए गए हैं कि जब आपको मल्टीपल, आइए गुड मॉर्निंग, आप काफ़ी लेट हो गए आज। अच्छा, बैठिए, हमारे साथ संदीप ज्वाइन हुई हैं, तो हम आज फर्स्ट क्लास को ही फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं, है ना। आप बैठिए। और मोनोक्रोम कुछ हुआ? हाँ, मेरे को दीजिएगा असाइनमेंट, है ना, नेक्स्ट उसके लिए। सो LAB कलर्स जो हैं वो लेबोरेटरी कलर्स नहीं हैं, ये लाइटनेस A चैनल B चैनल है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, L जो होता है वो ब्लैक और वाइट को कंट्रोल करता है, और A और B जो होता है वो पूरे कलर्स चैनल्स को कंट्रोल करता है। सो अब रख लीजिए उसको, बैक को, है ना। क्लासेस तो चल रही हैं हमारी, और क्या बोलते हैं हम, आज क्या है, मैं इनको मोनोक्रोम दे दूंगा, ठीक है। आप अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट कर लेंगे। आप भी नेक्स्ट क्लास से पहले आपको मेरे को देना होगा, राइट। तो जो मैं आपको बताऊंगा यहाँ बना के, वो चीज़ आपको मुझे दिखानी होगी बैक टू बैक, ओके। सो नेक्स्ट क्लास से पहले वो चीज़ करेंगे, और फिर उसके बाद आप हम लोग फिर आगे बढ़ते जाएंगे ऐसी अपनी क्लासेस के साथ, ठीक। एनी मोर कुछ सोच रहे हैं? ठीक। सो ग्रे स्केल जो है ये तब काम करेंगे जब हमें कलर्स के साथ काम नहीं करना, हमें केवल ब्लैक और वाइट के साथ काम करना है, तब ग्रे स्केल में काम करेंगे। इसमें सारे के सारे ब्लैक और वाइट के शेड मिलेंगे। और बिट मैप जो है ये वीडियो गेमिंग लाइन के लिए काम किया जाता है। जनरली क्या होता है बिट मैप में, जब कोई भी इमेज बनती है तो इसमें पिक्सल जो है वो एक ही कलर होल्ड कर सकता है, एक टाइम पे एक ही कलर होल्ड कर सकता है। इसके कारण इसकी क्वालिटी ज़रूर कम होती है, लेकिन इसकी जो फाइल साइज़ होता है वो बहुत कम होता है। और डिजिटल लाइन या वीडियो गेमिंग लाइंस में इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है कि इमेजेस का साइज़ कम हो जाए। तो जब 3D में काम करते हैं या कंप्यूटर के लिए जो अंदर पे आप ये जो इमेजेस देखते हैं, ये सारी बिटमैप इमेजेस होती हैं। जो कंप्यूटर के आइकॉन्स होते हैं, लोगोज होते हैं, ये सारे बिटमैप फॉर्मेट में ही बनाए जाते हैं। इनका रीज़न ये होता है क्योंकि ये हल्के रखने होते हैं। कंप्यूटर में मेमोरी बहुत ज़्यादा खपती है, कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करें तो उनको बनाने के लिए, इसलिए हमको ये छोटे छोटे बिटमैप फाइल बनानी होती है। ये बहुत हल्की होती हैं, इसलिए इनकी क्वालिटी भी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो जो आप अपने आइकॉन्स देखते हैं, इस तरीके के जो आइकॉन्स आप देख रहे हैं अपने, ये जितने आइकॉन्स आपको दिख रहे हैं ये सारे बिटमैप फॉर्मेट में ही बने होते हैं कंप्यूटर्स के अंदर। तो हम लोग हमारे जो क्लासेस रहेंगी उनमें डेफिनेटली हम लोग क्या बोलते डेस्कटॉप आइकॉन्स कैसे बनाने हैं ये सब भी सीखेंगे हमारी क्लासेस के दौरान, ओके। नाउ सो हम A4 साइज हमने लिया हुआ था, इसको RGB, ये पूरे पॉइंट समझ में आए आपको। RGB डिजिटल वर्ल्ड के लिए, CMYK प्रिंट वर्ल्ड के लिए, LAB कलर्स जब हमें मल्टीपल कलर चैनल के साथ काम करना होगा तब आएगा इसकी ज़रूरत। ग्रे स्केल किसी कलर के साथ काम नहीं करना है, और बिट मैप जो होगा वो डिजिटल वर्ल्ड यानी गेमिंग लाइन के लिए या कंप्यूटर के अंदर की जब टेक्निकल लाइन के लिए आप काम करते हैं तब इनकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक। यहाँ पे बैकग्राउंड आता है, यानी कि जो पेज आपने ओपन किया है उस पेज में आपको किस कलर के पेज पे काम करना है वो चीज़ आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, राइट। वाइट, ब्लैक, बैकग्राउंड, कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो ये आपको ऐसा ऑप्शन देगा जिसमें आप अपनी मर्ज़ी का कलर भी यूज़ कर पाएंगे। तो अभी फ़िलहाल इसको हम वाइट पे ही बाय डिफ़ॉल्ट रखते हैं, शुरुआत जैसी रखेंगे। यहाँ पे कलर प्रोफाइल है और ढेर सारे यहाँ पे डिवाइसेस के नाम आपको मिलेंगे, यानी सोनी भी मिलेगा यहाँ पे आपको, कोडैक भी मिलेगा, फूजी फिल्म्स भी मिलेंगे, और आरी, रैक और एप्पल, ये
क्या हैं ये बेसिकली? ये सब जो हैं ये एक्चुअल में इमेज को डिस्प्ले कराने की टेक्नोलॉजी होती है। तो जब आप यूरोप में कोई कैमरा यूज़ करते हैं, उसको भारत में लाके अगर आप उसकी फ़ोटो यूज़ करेंगे या ओपन करेंगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। क्यों? क्योंकि हमारे भारत का जो फॉर्मेट है और यूरोप का फॉर्मेट है वो अलग अलग होता है। तो उनको आपस में एक करने के लिए हमको इनकी ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो कई बार होता है कि जब आप एप्पल की फ़ोटो खींचते हैं एप्पल के फ़ोन से, उसको अपने कंप्यूटर में लगाएंगे तो वो थोड़ी सी डल नज़र आएगी, क्योंकि एप्पल में एक्स्ट्रा एक वाइट कलर की LUTs लगी होती हैं। तो वो चीज़ को फिक्स करने के लिए यहाँ पे आप एप्पल RGB सेलेक्ट करेंगे, तब उस इमेज को आप ओपन करेंगे तब वो ओरिजिनल कलर में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं सारे के सारे इसी चीज़ के लिए तैयार रहेंगे। तो हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट RGB sRGB में रखते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट वाला है, यानी कि ये सब जगह काम करेगा। स्क्वायर पिक्सल्स जो है यहाँ पे लास्ट एक ऑप्शन दिया हुआ है स्क्वायर पिक्सल, ये 1 पिक्सल का साइज़ है, राइट। तो जो भी आप इमेज खींचते हैं, चाहे फ़ोटो खींच रहे हैं या कोई भी प्रोडक्ट जो बना रहे हैं आप, वो दिखेगा कौन से प्रांत में दिखाना है, तो इनके अकॉर्डिंग वर्ल्ड बदल जाता है। NTSC जो होता है वो होता है भारतीय देशों के लिए, चाइना, जापान, कोरिया, साउथ कोरिया, इन देशों के लिए होता है। इधर पे NTSC वर्जन चलता है। रशिया भी हमारे साथ ही आता है, NTSC यूज़ करता है। पाल जो है ये यूज़ करता है यूरोपियन, यानी कि यूरोप, अमेरिका वगैरह जो हैं वो पाल टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। होता क्या है, इनका पिक्सल का साइज़ बड़ा होता है, तो इनका पिक्सल का साइज़ 1.09 है यहाँ पे, और NTSC का होता है 0.09 या 91, 0.9 इनका फॉर्मेट वो रहता है, क्या बोलते हैं, पिक्सल का साइज़ होता है। ऐसे ही बड़ी स्क्रीन जो वाइड स्क्रीन है उसमें NTSC का साइज़ जब 1.21 होता है तो HD जो पाल होता है उसका साइज़ डिफरेंट हो जाता है, 1.46 हो जाता है, राइट। और यहाँ पे कुछ DVC Pro भी दिख रहा है। DVC Pro एक डेफिनेशन वीडियो कैमरा होता है जिसको लगा के आजकल लोग घूमते रहते हैं, यूट्यूबर्स वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इसको, तो उनका फॉर्मेट है पिक्सल का। और एनामॉर्फिक साइज़ जो है ये एक्चुअली एक लेंस का साइज़ होता है। तो जो कैमरा होता है उसमें एनामॉर्फिक लेंस लगाते हैं, उससे क्या होता है, जो शॉर्ट रेंज होती है, आप जैसे शॉर्ट रेंज पे बैठे हैं ना, तो मुझे वाइड एंगल लेना है अगर शॉर्ट में, तो मुझे एनामॉर्फिक कैमरा यूज़ करना पड़ता है। अभी जैसे हम लोग फ़ोन से अगर फ़ोटो खींचते हैं तो हमें क्या होता है कि बड़ा रेंज लेने के लिए दूर जाना पड़ता है, तब हमें बड़ा एरिया मिलता है। लेकिन अगर आपके पास जगह ही नहीं है ज़्यादा दूर जाने की और आपको फिर भी वाइड एंगल लेना है, तो हमारे पास फ़ोन में क्या होता है फैसिलिटी, पैनारोमा खींचते हैं। और अभी हाई फ़ोन जो आ गए हैं, जो ज़्यादा एक्सपेंसिव फ़ोन्स हैं, उनमें वाइड एंगल फैसिलिटी दी हुई है, आप ऑन करेंगे तो वाइड एरिया दिखने लगेगा। एनामॉर्फिक लेंस जो होता है वो 180 डिग्री पूरा खींच लेता है, तो यानी शॉर्ट डिस्टेंस पे वो पूरा 180 डिग्री क्लैरिटी में खींच लेता है, तो इसलिए उसको लगाया गया है। और उसका 1 पिक्सल का साइज़ 2 गुना होता है, यानी 2 होता है डायरेक्ट। तो जहाँ पे हमारा अगर पाल पे हम 1 पे हैं तो एनामॉर्फिक में जस्ट उनका 1 पिक्सल का साइज़ पाल से डबल होगा, राइट, टू द पावर 2 रहेगा वो। तो अब वर्क शुरू करने के लिए इसको क्रिएट करते हैं। हमारे पास ये आप ऑप्शन आ गया है, ठीक है। और अब यहाँ पे वर्क कैसे करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं वर्क करने के लिए और बहुत सारे पैनल्स हैं। इनको बस डिवाइड कर दूँ बहुत छोटी छोटी चीज़ों में। सबसे ऊपर में होता है मेन्यू बार, एक पैनल ये होता है मेन्यू पैनल, मेन्यू बार होता है। यानी कि अगर सॉफ्टवेयर में कहीं पे भी कोई भी चीज़ ना मिले वो सब यहाँ मिलेगी। इसके अलावा अगर यहाँ नहीं है तो सॉफ्टवेयर में नहीं है, ठीक है। सारी वैल्यूज़ आपको यहीं मिलेंगी। उसके बाद आता है ऑप्शन बार, इस पोर्शन को बोलते हैं ऑप्शन बार। इसका काम तब आता है जब आप कोई टूल्स या कोई भी ग्राफिक का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, उसकी सारी सेटिंग्स यहीं पे नज़र आएगी पूरी की पूरी। तो अगर आपको कोई बदलाव करने होंगे अपने टूल्स के साथ तो आप यहाँ पे उसको चेंज करेंगे। यहाँ पे यही स्क्रीन पे सारे ऑप्शंस यहीं हैं, सारा काम हमें यहीं करना है। इसके अलावा और कोई स्क्रीन हमें को नहीं मिलेगी वर्क करने के लिए। लेफ्ट साइड में एक पैनल आपने देखा, ये पैनल जो है ये टूल बार है, टूल पैनल है।
और टूल बार को कैसे यूज़ करना है उसको मैं आपको अभी बताऊंगा। इधर ही ग्राफिक्स के सारे ऑप्शंस हैं, इनके अलावा कहीं और कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। जो भी कुछ ग्राफिक बनता है फोटोशॉप में वो सब इन्हीं के थ्रू बनता है, इसके अलावा और कहीं नहीं जाना है। राइट में आपको एक पैन मिलेगा, यहाँ ढेर सारी छोटे छोटे टैब्स हैं, तो ये पूरे पैन को एक साथ बोला जाता है प्रॉपर्टीज पैन। इसी पेज में है सारे, कोई भी अलग नहीं है, सब कुछ यहीं पे मिलेगा। ओके, सो ये प्रॉपर्टीज पैन कहलाता है। यहाँ पे इन टूल्स की जो जितनी भी सेटिंग्स यानी जो सॉफ्टवेयर ऑफर कर सकता है वो समूची सेटिंग्स यहाँ मिलेगी, इसके अलावा कहीं नहीं। तो सारा कुछ जो है वो हमको यहीं मिलेगा, हमको कहीं नहीं जाना है। ओके, अब फोटोशॉप जो है इसका मैं एक टूल बार का थोड़ा सा पैनलिंग कर दूं, राइट। तो इसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट स्क्रीन कीबोर्ड से दबाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कंट्रोल V। आपको नहीं लेना है, मैं बस अपने उसके लिए बता रहा हूँ कि यूज़ करते हैं। कोई भी इमेज को मूव कराने के लिए ये पहला टूल बार होता है, ये टूल होता है मूव टूल, इसको V शॉर्टकट होता है इसका। आप इसको सेलेक्ट करके ड्रैग करेंगे तो पिक्चर जो है वो मूव करेगी, ठीक है। और इमेज को बोलना चाहिए इसको डिफॉर्म करने के लिए, डिस्टॉर्ट करने के लिए या अपनी मर्जी से बड़ा छोटा करना है, इमेज को मूव करना है, इन प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करने के लिए आपको कंट्रोल टी दबाना होगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन गिज्मो देता है, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेशन गिज्मो कैसा होता है, ये कुछ केज जैसा होता है जो आजू बाजू बन जाता है एक इमेज के। तो यहाँ पे छोटे छोटे डॉट्स आपको नजर आ रहे होंगे, ये डॉट्स एक्चुअली में ट्रांसफॉर्मेशन गिज्मो है। ये क्या क्या वैल्यू देंगे, ये 3 प्रॉपर्टीज कंट्रोल करने को देते हैं। मोमेंट यानी कि पैन कराना इमेज को, आपके ग्राफिक में कहीं पे भी रखना है वो। स्केल, ग्राफिक को बड़ा करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी इसकी, जितना चाहें आप उसको बड़ा कर सकते हैं। और रोटेशन, कॉर्नर में ले जाइए और ड्रैग करिए। स्केल के लिए आपको इन पॉइंट्स पे क्लिक करना होगा, ठीक है। अब इसको मैं एंटर करूंगा तब ये चीज़ अप्लाई हो जाएगी। तो अपने कीबोर्ड से जैसे ही एंटर करेंगे तब उसका साइज और जितनी चेंजेस आपने की है वो सब अप्लाई हो जाएगा, ठीक। ये नॉर्मल हमेशा ध्यान में रखने वाली चीज़ आएगी। इसको यूज़ करने का तरीका ये होता है कैनवस को कि स्पेस से कंट्रोल प्लस और माइनस दबाएंगे तो आप इमेज को जूम इन जूम आउट कर पाएंगे, ठीक है। कंट्रोल के साथ प्लस और माइनस या फिर ऑल्ट दबा के हमारे माउस का जो व्हील होता है उसको आगे पीछे करेंगे तो भी वही चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। स्पेस बार के साथ जब आप मूव कराएंगे तो आप इसको पैन करा सकते हैं। तो स्पेस बार के साथ क्लिक और ड्रैग करना होता है। जैसे ही स्पेस बार दबाएंगे तो एक हाथ का आइकॉन आ जाएगा, आप सिंपली उसको ड्रैग करा सकते हैं ताकि बेटर वे में काम कर पाएँ। अगर आपको किसी एक हिस्से पे काम करना है या फिर डिटेल में काम करना है तो आप जैसे ही पास पहुंच जाएंगे तो आप आसानी से फिर इसको पैन करा सकेंगे, ठीक है, ताकि सारी वैल्यूज आपको नजर आए। एंड अगर कैनवस को रोटेट करना है तो R शॉर्टकट है, R दबा के आप क्लिक और ड्रैग करेंगे तो आप अपने कैनवस को रोटेट कर पाएंगे, ठीक है। शिफ्ट के साथ इसको करेंगे तो एंगल्स के थ्रू, डिग्री एंगल्स में 15-15 के गैप में या 10-10 के गैप में कर पाएंगे इसको, ठीक है। अब मैं टूल बार की थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये जो टूल बार आप देख रहे हैं इसके कुछ डिवीज़न होते हैं। डिवीज़न के लिए मैं यहाँ पे एक टाइप के लिए एक टूल ले रहा हूँ ताकि हम थोड़ा सा लिख सकें ज़्यादा बेटर वे में। माउस से लिखना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। सो टूल्स को यूज़ कैसे करना है, इनकी एक अलग से लोगों ने कलेक्शन बना के रखा हुआ है, उससे ही पर्पस पूरा डिसाइड होता है। तो जैसे हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो टूल होते हैं, इस टूल को बोलते हैं मूव टूल, और मूव टूल से लेकर आई ड्रॉपर टूल तक। नहीं, आप वाइट में भी कर सकते हैं, वो कलर चेंज भी कर सकते हैं कभी भी, है ना। अगर हमको वाइट पेज में ही काम करना है तो हम बैकग्राउंड वैसे ही रहने देंगे, है ना। आप उसके ऊपर में ग्राफिक्स इमेजेस ला लीजिए, ग्राफिक्स बना लीजिए, खुद से ड्रॉ कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक ही लेयर पे काम नहीं होगा,
अलग अलग लेयर्स के थ्रू काम करेंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है वो लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। तो इसमें ग्राफिक्स जो होते हैं ना वो अलग अलग लेयर्स में आ जाते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि हमको एक ही ग्राफिक में अगर एक ही लेयर पे अगर सारे चीज़ ड्रॉ कर लेंगे तो फिर क्या दिक्कत होगी, मान लीजिए कोई एक हिस्सा बदलना रहा तो वो बदल नहीं पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे ये मल्टीपल लेयर ऑप्शन मिलता है। इसके कारण से आपको फ़ायदा रहता है कि कभी भी कोई भी हिस्सा अलग करना है तो बस उसको लेयर को पकड़ के डिलीट कर दीजिए, बाकी पूरा ग्राफिक सेफ रहता है। ये फैसिलिटी ये आपको प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो टूल बार जो है उसको यूज़ करने का तरीका ये होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने टूल्स हैं, जो कि हम यहाँ से लेकर यहाँ तक हैं, इनको बोलते हैं सिलेक्शन ग्रुप। ओके, ये रहेंगे सिलेक्शन ग्रुप। यानी कि इमेज का, ग्राफिक का, कोई भी चीज़ का सिलेक्शन करना है तो वो यहीं इन्हीं जगहों से होगा, इसके अलावा कहीं से नहीं होगा और कहीं आपको वो ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मूव टूल से लेकर आई ड्रॉपर तक जितने टूल्स बीच में पड़ते हैं सब सिलेक्शन के लिए ही होते हैं, ये ग्राफिक बनाने के लिए नहीं रहेंगे। ठीक है, मूव टूल से लेकर आई ड्रॉपर। देन इसके बाद आता है स्टैम्प टूल ग्रुप होता है या हीलिंग ब्रश ग्रुप होता है, और यहां से लेकर डॉज तक, यानी कि हीलिंग ग्रुप से लेकर डॉज तक बीच में जितने भी आते हैं, ब्रश आते हैं, स्टैम्प आते हैं, इरेजर आता है, बकेट फिल आता है और स्मजिंग टूल्स आते हैं, जितनी भी चीज़ें, इन सब को बोला जाता है ड्राइंग ग्रुप या ड्रॉ ग्रुप बोल सकते हैं आप इनको। ये रीज़न क्या है कि ये जितने भी हैं ये ड्रॉ करने के लिए सबके पास फैसिलिटीज़ होती है ड्रॉ करने के लिए। जैसे अभी फ़िलहाल मैं ड्रॉ ही कर रहा हूँ, मैं जो लिख रहा हूँ ये ड्रॉ है, तो ये ड्रॉ कैसे मिलेगा, मुझे ब्रश टूल से मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पे जितने भी टूल्स हैं ये सब ड्राइंग कैपेबिलिटी अपने पास होल्ड करते हैं, तो आप आसानी से इसको ड्राइंग ग्रुप बोल सकते हैं कंप्लीट। इसके अलावा और कहीं पे भी ड्रॉ नहीं कर सकते आप, इन्हीं टूल्स का यूज़ करके ड्रॉ करना होगा। पेन टूल से लेकर हमारा जो शेप टूल होता है, ये जितना सेक्शन होता है पेन टूल से लेकर शेप टूल तक, इस पूरे सेक्शन को बोला जाता है वेक्टर ग्रुप। यानी कि ये यूज होंगे हमारे शेप बनाने के लिए। जैसे हम लोग लोगोस बनाते हैं या आइकॉन्स बनाएंगे, इस तरीके की कोई भी चीज़ होगी तो वो यहीं से बनेगी, राइट। वेक्टर आर्ट होती है, ये इन्हीं टूल से बनती है, इसके अलावा इन टूल से नहीं बन सकती। ओके, तो हम लोग देखेंगे आगे कि वेक्टर आर्ट्स क्या होती हैं, कैसे बनाते हैं, वो चीज़ हम पूरा देखेंगे। और यहाँ से ये जितने भी ग्रुप होते हैं ये बिहेवियरल ग्रुप कहलाएंगे। बिहेवियरल ग्रुप, इनका बेसिक मतलब ये होता है कि ये सॉफ्टवेयर के साथ बिहेव करने के लिए या इंटरैक्ट करने के लिए बने होते हैं। तो जो हमने पैनिंग, रोटेशन, जूम इन जूम आउट ऑप्शन देखे, पैनिंग ऑप्शन, जूम इन जूम आउट ऑप्शन जितने भी हमने देखे, ये सब यहाँ पे ही मिलेंगे आपको। तो आप रोटेट करना हो कैनवस को तो रोटेट करने के लिए भी यहाँ टूल्स मिल जाएंगे आपको। और या फिर पैनिंग करने के लिए हैंड टूल चाहिए है, रोटेट करने के लिए टूल चाहिए, ये सब यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो टूल बार जो है वो कुछ इस तरीके से डिवाइड किया जाता है, इस तरीके से इनका डिवीजन होता है। काम करने के लिए हमको इन्हीं की ज़रूरत पड़ेगी आगे। अब देखिए, जैसे ही मैंने इमेज बनाया था एक, तो यहाँ पे मेरे पास लेयर पैनल पे एक एक्स्ट्रा इमेज आ गई थी। इस इमेज को मैं क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ। लास्ट में एक ट्रैश बीन बना रहता है, उसमें ले जाके छोड़ दीजिए, तब भी डिलीट हो जाएगी। या फिर लेयर को सेलेक्ट कीजिए तो ग्रे कलर का हाईलाइट हो जाएगा और कीबोर्ड से इसको डिलीट दबा दीजिए तो भी चला जाएगा। ओके, सो अब जो हम काम करेंगे वो कैनवस, वाइट कैनवस पे काम नहीं करेंगे।
रीज़न ये है कि ये जो लास्ट लेयर है इसको हमेशा खाली छोड़िए। ये बैकग्राउंड कलर का काम कर सकती है, बट आखिरी लेयर हमेशा खाली छोड़ दीजिए। इसके ऊपर में ग्राफिक स्टैक करके बनाएंगे, एक के ऊपर एक के ऊपर एक ग्राफिक हम लोग रख के बनाएंगे। तो कंट्रोल शिफ्ट एन ये होता है लेयर का, नई लेयर ऐड करने का शॉर्टकट, कंट्रोल शिफ्ट एन। इसको ओके करेंगे, ठीक है। और या फिर यहाँ पे एक छोटा सा आइकॉन होता है न्यू लेयर का, है ना, कॉर्नर में एक छोटा सा क्रिएट न्यू लेयर होता है पैनल में नीचे, जो डस्टबिन है उसके जस्ट बगल वाला, तो उसको भी क्लिक करेंगे तो भी नई लेयर बन जाएगी। और या फिर मेन्यू बार, क्योंकि जो यहाँ पे हमको मिल रहा है वो सब यहाँ पे रहेगा, तो लेयर मेन्यू बार पे लेयर पे जाएं, न्यू पे जाएं और लेयर पे जाएं, ये तीनों एक ही काम करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक नई लेयर आ गई है और इस वर्क के लिए चलिए मैं एक सिलेक्शन खींच रहा हूं। अब सिलेक्शन कैसे खींचूंगा मैं, तो M शॉर्टकट है, M फॉर मुंबई, राइट, M शॉर्टकट है। इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास और भी टूल आएंगे। इस M टूल का नाम होता है रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल, और ये टूल क्या करता है, रेक्टेंगल कलर का सिलेक्शन बनाता है या रेक्टेंगल का सिलेक्शन बनाएगा, ठीक है। तो अगर आप इस पे वर्क करेंगे तो इस पे जो भी टूल्स के अंदर छोटा सा एरो बना हुआ होता है, इसका मतलब है कि इन सब के अंदर मल्टीपल टूल्स हैं, राइट। तो मल्टीपल ऑप्शंस के लिए आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। सर्कुलर चाहिए, रेक्टेंगुलर चाहिए, वो आपकी चॉइस के ऊपर, ओके। तो मैं यहाँ पे इस बार इसको क्लिक करके एक ड्रैग कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और ऊपर में हर एक सिलेक्शन ग्रुप इन 4 ऑप्शंस के साथ आता है। ये 4 ऑप्शंस कौन कौन से होते हैं, न्यू होता है, ऐड होता है, सबट्रैक्ट होता है और इंटरसेक्ट होता है। न्यू का मतलब होता है कि जितनी बार आप क्लिक करते जाएंगे उतनी बार एक नया बनता जाएगा सिलेक्शन। सेकंड वाले को सेलेक्ट करेंगे तो आप ऐड कर सकते हैं, आपका सिलेक्शन ऐड होता जाएगा। सबट्रैक्ट पे करेंगे तो सिलेक्शन को आप माइनस करेंगे। यस, यू मे सिट, राइट, सिलेक्शन को आप माइनस कर सकते हैं। इंटरसेक्ट करेंगे तो जितना एरिया आपने सेलेक्ट किया हुआ है केवल उतना ही एरिया दिखेगा, बाकी सब डिलीट हो जाएगा, तो बीच का ही एरिया दिखेगा। तो जितना एरिया आपने ओवरलैप किया हुआ है उतना ही एरिया दिखेगा, बाकी सब डिलीट हो जाएगा। तो ये पैटर्न बनाने के लिए अच्छे रहते हैं, अलग अलग पैटर्न के लिए। अब इनको हटाना है सिलेक्शंस को। ये सिलेक्शन है, ये ग्राफिक नहीं बने हैं, ये केवल उनको ड्रॉ करने की एक रेफरेंस बना हुआ है। तो ये एक्चुअल ग्राफिक नहीं होता, जब तक इसके अंदर कलर नहीं डलेगा ये ग्राफिक नहीं बनेगा। तो इसको हटाना है अगर, तो कंट्रोल D दबाएंगे, D फॉर देहरादून, कंट्रोल D दबाएंगे तब वो हटेगा। तो यहाँ पे मैं इस वर्क के लिए एक सिलेक्शन ले रहा हूँ, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, और इस बार हम सिमिलर मोनोक्रोम थ्योरी पे ही वर्क कर रहे हैं, या मोनोक्रोम में नहीं, हम कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरी पे काम करेंगे। अब ये थ्योरीज होती क्या हैं, कलर थ्योरीज जो हैं वो जनरली हमारे काम को हेल्प करती हैं कि हम अपने बोलना चाहिए कि वर्क में कलर्स की बैलेंसिंग क्रिएट कर पाएँ। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कोई वर्क बनाते हैं, या अगर आप ड्रॉ करें और आपके जो बच्चे होते हैं वो अगर ड्रॉ कर रहे होते हैं, तो आप जब अपने वर्क आसपास देखते हैं तो आपको लगता है जो बच्चे हैं उनके कलर्स हमेशा ऐसा लगता है कि नाइव हैं, वो नए हैं और नया ड्रॉ कर रहे हैं, कोई प्रोफेशनल तरीका नज़र नहीं आता। जो कि एक मैच्योर बड़ा पर्सन जब कलर करता है तो बड़ा बैलेंस वे में सफाई के साथ कलर फिक्स करेगा और कलर्स को बड़े अच्छे से बैलेंस तरीके से यूज़ करने की कोशिश करता है। और वहीं कोई नया बच्चा जब होता है, जब वो उसको ड्रॉ करता है, नया नया ड्रॉ करना सीखता है, तो आप देखेंगे वो कहीं पर भी कोई भी कलर डाल देते हैं। इसमें क्या अंतर होता है, आर्टिस्टिक लाइन में भी कुछ ऐसा ही होता है
कि जो नए लोग होते हैं उनके वर्क जब आप इंटरनेट पे देखते हैं तो आपको लगता है कि यार थोड़ा सा ऑड लग रहा है, ज़्यादा देर हम देख नहीं पा रहे, अच्छा नहीं लग रहा, मज़ा नहीं आ रहा। रीज़न क्या होता है कि आपने अपने डिज़ाइन में प्रॉपर कलर की थ्योरीज अप्लाई नहीं की हुई है। अगर प्रॉपर कलर्स की थ्योरी अप्लाई करेंगे तो आप डेफिनेटली अपने आर्ट वर्क में ज़्यादा बैलेंस क्रिएट करेंगे। हमारी आंखें जो हैं ये इन कलर्स को पहचानती हैं, तो कलर के बैलेंसेस को भी ये पहचान जाती हैं। तो इनको यूज़ करने के लिए अलग अलग थ्योरीज बनाई गई हैं हमारे यहाँ। तो हमने करीब 7 डिफरेंट प्रकार के कलर थ्योरीज की बात की है। कलर थ्योरीज बहुत बड़ी हैं, बहुत एलैबोरेटेड हैं, है ना। तो हमें शुरुआत कहीं ना कहीं किसी पॉइंट से करना होगा, तभी हम उसके बाद वो सारी कलर थ्योरीज सीख पाएंगे। तो हम शुरुआत में अर्लियर हमने मोनोक्रोमेटिक कलर थ्योरी की थी, हम आगे एक और बार मोनोक्रोमेटिक कर लेंगे, लेकिन आज के लिए हम दूसरी कलर थ्योरी यूज़ कर रहे हैं जो कि है कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरी। कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरी जनरली पोस्टर बनाने के समय में यूज़ की जाती है सबसे ज़्यादा। उसका रीज़न ये होता है कि एक बैकग्राउंड होता है और उसके सामने जितना ग्राफिक हो वो बैकग्राउंड से हट के नज़र आना चाहिए, राइट। तो उनमें डिफरेंसेस होने चाहिए आपस में। तो उस चीज़ के लिए हमको कलर डिफरेंस क्रिएट करना होता है। उस कलर डिफरेंस को हम बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट। हमने जब टीवी में देखा होगा एक ऑप्शन होता है कॉन्ट्रास्ट का, ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट ऑप्शन हमेशा मिलता है। जब आप कॉन्ट्रास्ट बढ़ाते हैं तो होता क्या है, जनरली आप जो टीवी पे डिस्प्ले हो रही है इमेज जो दिख रही है उसके कलर अलग अलग कर रहे होते हैं, तो उन दोनों के कलर के बीच में गैप्स बढ़ा रहे होते हैं। हम ऐसा बोलेंगे कि वो इतने ब्लॉक कर देते हैं कि अलग से आपको नज़र आता है कि हीरो अलग नज़र आता है और उसके कपड़े जो हैं वो अलग नज़र आएंगे, चेहरे के कलर अलग नज़र आएंगे। तो इन कलर्स के डिफरेंसेस को क्रिएट करने को कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं, और ये कॉन्ट्रास्ट आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री के थ्रू। जब बहुत अत्यधिक, आपने देखा होगा जब कॉन्ट्रास्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो इमेज में क्लैरिटी तो हो जाती है, अच्छे से काला काला दिखता है, वाइट वाइट दिखता है, ब्लू ब्लू नज़र आता है, अलग अलग नज़र। पर कई बार ऐसा हो जाता है कि कलर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, देखने में अच्छे नहीं लगते, कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा कर लें तो उसमें सिद्धांत होता है। तो हम आगे उन सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे, एक बार में सारी चीज़ें तो ज़्यादा हो जाएंगी। तो कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरी क्रिएट करेंगे। इसमें आपको मैं कुछ सिलेक्शंस के साथ एक्सरसाइजेस दे रहा हूँ, वो एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ये सिलेक्शंस ग्रुप के साथ काम करने में आसानी जाएगी। तो हमने रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल सेलेक्ट किया हुआ है, इसको हम न्यू पे सेट कर देते हैं, ठीक है। और अब इस सिलेक्शन के अंदर एक कलर पुट करना है हमें। तो यहाँ पे मैं ब्लू कलर ले रहा हूँ। अब ये कलर कैसे आया, आपको यहाँ सिंपली 2 पैनल मिलते हैं नीचे पे छोटे से, इनको कलर पिकर ऑप्शन बोलते हैं। इसको फोरग्राउंड बोलते हैं, इसको बैकग्राउंड बोलते हैं। तो ये फोरग्राउंड कलर पिकर है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेट कलर पिकर आ जाएगा, फोरग्राउंड पे आ जाएंगे आप। अब यहाँ पे आप बहुत सारे कलर्स यूज़ कर सकते हैं, 16,70,000 कलर्स यही हैं टोटल जितने हैं, है ना। तो कोई भी चीज़ बाहर नहीं है। सो अब इनको यूज़ करने का तरीका तो हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी फ़िलहाल आप उस टेक्निकलिटी में जाने के बजाय इसमें जाइए कि भाई मुझे कोई नीला कलर चाहिए। मैं यहाँ पे एक नीला कलर पिक कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने ये सेंटर का एक कलर पिक कर लिया। एक चीज़ बता दूं कि आप यहाँ से इतना एरिया जो होता है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, इस एरिया में मत जाएं अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि ये जो हिस्से होते हैं ये बहुत ओवर एक्सपोजर एरिया होता है। इन पे कोई चीज़ आपने की तो उनको फिक्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो जनरली जो है वो हम इमेजिनरी लाइन इसको बनाते हैं, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, तो नंबर वैल्यू हम लोग बाद में देखेंगे। अभी फ़िलहाल हम एक कलर ले लेते हैं, यहाँ पे इसको ओके कर देते हैं और ऑल्ट बैक स्पेस, ऑल्ट प्लस बैक स्पेस दबाएंगे तो कलर वहाँ पे फिल हो जाएगा जो भी आपने सिलेक्शन बनाया। तो जो भी कलर यहाँ पे सेलेक्ट होगा वो अपने आप उस सिलेक्शन के अंदर चला जाएगा, ठीक है। अब इस सिलेक्शन को हम अलग करते हैं। सिलेक्शन को अलग कर लेते हैं कंट्रोल डी से, कंट्रोल डी से सिलेक्शन अलग हो गया। अब मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो ये लेयर जो है वी शॉर्टकट दबाऊंगा तो मैं इसको कहीं पे भी मूव कर सकता हूँ। अब ये मेरा सॉलिड ग्राफिक बन गया है। अब मुझे इसके ऊपर में कोई चीज़ डालनी है तो मैं जनरली या तो यहाँ पे भी ग्राफिक बना सकता हूँ। तो यहाँ से मैं एक एलिप्टिकल मार्क्यू टूल ले रहा हूँ, राइट,
और ये टूल के आगे देखेंगे छोटा सा M भी लिखा हुआ है। तो अगर आप शिफ्ट के साथ M दबाएंगे तो आप ये दोनों टूल्स पे टॉगल कर पाएंगे। तो उसके अंदर जितने टूल्स हैं उनके ऊपर में टॉगल करने के लिए शिफ्ट के साथ उस शॉर्टकट को दबाना होता है। तो शिफ्ट के साथ M दबाऊंगा तो मैं रेक्टेंगल और सर्कुलर के बीच में हॉप कर पाऊंगा। ठीक है, तो मैं सर्कल पे हूँ, क्लिक करके ड्रैग करूंगा। अब देखिए ये क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो रहा है, यानी कि हाइट और विड्थ मैच नहीं हो रही है, कभी ज़्यादा स्ट्रेच हो जा रहा है, कभी ऐसा हो जा रहा है। तो इसको बराबर रखने के लिए शिफ्ट दबा दीजिए। शिफ्ट में हाइट और विड्थ दोनों बराबर रहेंगी। शिफ्ट को दबा के रखेंगे तो हाइट और विड्थ दोनों बराबर रहेगी। इसको यूनिफॉर्म स्केल बोलते हैं, इसको नॉन यूनिफॉर्म स्केल बोलते हैं। अब मान लीजिए आपको सेंटर से इसको बढ़ाना है, सेंटर से स्केल करना है, तो उसके लिए ऑल्ट दबाना होता है। ऑल्ट दबाएंगे तो उसके सेंटर से स्केल होगा, और ऑल्ट के साथ शिफ्ट यूज करेंगे तो वो सेंटर से यूनिफॉर्म स्केल होगा। तो कौन से दो टूल हुए, यानी शिफ्ट हुआ और ऑल्ट हुआ। बस शिफ्ट से क्या होगा, यूनिफॉर्म आ जाएगा, यानी कि हाइट वेट दोनों बराबर रहेगी, और ऑल्ट से हम सेंटर से उसको स्केल कर पाएंगे। अदरवाइज वो कहाँ से स्केल होगा, वो कॉर्नर से होता है। यहाँ से एक कॉर्नर से स्केल हो रहा है, जहाँ से मैंने शुरू किया वहीं से स्केल कर रहा हूँ तो कॉर्नर से हो रहा। लेकिन अगर मुझे इसके सेंटर से करना है तो ऑल्ट दबा दूंगा, राइट, ये सेंटर से होगा। ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी है। सिलेक्शन मूव करने के लिए आप हमेशा इस टूल पे होना ज़रूरी है, तभी उसके बाद आप सिलेक्शन को मूव करा पाएंगे, नहीं तो सिलेक्शन मूव नहीं होता है। और आप अगर मान लीजिए मूव टूल को सेलेक्ट करेंगे, है ना, और इसको मूव कराएंगे, थैंक यू, इसको फिर हाँ पानी भी ला दीजिएगा। मूव टूल को अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो फिर इमेज कट जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको सिलेक्शन मूव करना है तो आपको ये टूल पे होना ज़रूरी है। इसको सेलेक्ट करके आप मूव कराएंगे तो मूव हो जाएगा सिलेक्शन। और मान लीजिए अगर आपको कुछ एक हिस्सा अलग करना है तो फिर मूव टूल पे चले जाइए और इसको क्लिक करके डिलीट कीजिए, तो वो हिस्सा अलग हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल Z से अंडू होता है, और कंट्रोल Z मल्टीपल बार दबा सकते हैं। पुराने जो सॉफ्टवेयर थे उनमें कंट्रोल ऑल्ट Z दबाना होता था जब पुराने वर्जन्स पे काम करते थे। नए वर्जन पे अभी जितने भी हैं सब में कंट्रोल Z मल्टीपल बार दबा सकते हैं। अप टू 1000 अंडूज देता है, लेकिन फोटोशॉप जो है बाय डिफ़ॉल्ट 20 से 25 अंडू देता है। आप इसको 1000 तक कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने 1000 तक ले जाएंगे वैल्यू कंप्यूटर उतना खाएगा, तो उसको उस हिसाब से मैनेज करके रखना होगा। कंट्रोल D करेंगे। अब इस वर्क के लिए हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरी यूज़ कर रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरी बेसिकली इसका मतलब क्या होगा कि कलर्स के बीच में डिफरेंस। अब इसको पता कैसे करेंगे कि कलर्स के बीच में कैसे डिफरेंसेस आएंगे। पता करने के लिए आप या तो गूगल पे चले जाएं और यहाँ पे कलर व्हील सर्च करें। ठीक है, दिस इज अवर कलर व्हील। तो कलर व्हील में क्या होता है कि जैसे हमने ब्लू कलर लिया हुआ है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर, यानी इसको बैलेंस प्रोवाइड करने वाला कलर जो होगा वो इसका जस्ट अपोजिट होगा, यानी कि ऑरेंज। अगर हम एग्जैक्टली सायन कलर यूज़ कर रहे हैं तो इसका जस्ट ऑरेंज होगा। ये वाला ब्लू यूज़ कर रहे हैं तो ये ब्लू का जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा वो लेमन ऑरेंज कलर होगा। एकदम स्ट्रिक्ट ब्लू होगा, इसका जो कलर होगा वो ये वाला कलर होगा। मैजेंटा का कलर येलो होगा, रेड का कलर ग्रीन होगा। इस तरीके से ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं, इन्हीं का यूज़ करके हम पोस्टर्स को बनाते हैं। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए आज के वर्क के लिए थोड़ा सा आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा सिलेक्शन प्रैक्टिसेस के लिए। कंट्रोल शिफ्ट N फिर से दबाएं, 02। ठीक है, 02 दबाएं। एक और नई लेयर पे आ गए आप, सिलेक्शन लीजिए। इस बार मैं सर्कुलर सिलेक्शन ले रहा हूँ। शिफ्ट के साथ ऑल्ट दबा के क्लिक कर रहा हूँ, और मैं इसका कलर जो मैंने देखा कि इसका कलर कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री है, तो लेमन ऑरेंज कलर कॉम्प्लीमेंट्री है, तो लेमन ऑरेंज कर देते हैं। अब उसको करने के लिए हमारे पास कलर थ्योरीज हैं, हम आगे चल के नेक्स्ट क्लास में इसको समझेंगे कि कलर पिकर कैसे यूज़ करना है। अभी मैं विजुअली
बस यहाँ से ड्रैग करके कलर यहाँ ले जा रहा हूँ क्योंकि मुझे ऑरेंज चाहिए। तो मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग करके इधर ले जाऊंगा और सैचुरेशन थोड़ा बढ़ा दूंगा। ओके, ऑल्ट बैक स्पेस। अब मेरे पास यहाँ पे एक सर्कल आ गया। अब इस सर्कल को मैं मूव करा सकता हूँ, कहीं पे भी रख सकता हूँ जैसा मैं अपने ग्राफिक में चाहता हूँ। तो मैं इसको इधर पे पुट कर रहा हूँ। इसका साइज थोड़ा बढ़ाता हूँ तो कंट्रोल टी फॉर टाइगर शॉर्टकट है, और इसको भी मैं शिफ्ट के साथ यूज़ करूँगा तो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, और ऐसे ही ड्रैगन बड़ा करूँगा तो ये फुल साइज़ का हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे एक फुल साइज़ में रख रहा हूँ, एंटर करूँगा तो अब ये फिक्स हो गया। अब मुझे इसका हाफ हिस्सा गायब करना है, डिलीट करना है, राइट। तो मुझे रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल चाहिए होगा, ये वाला। इसको लेके मैं सिंपल ड्रैग करूँगा, हाफ सिलेक्शन लूँगा और कीबोर्ड से डिलीट दबा दूँगा। डिलीट हो गया, कंट्रोल डी, राइट। इसको मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। अब इसके बाद फिर से एक और सिलेक्शन लेता हूँ, ठीक है। इसको हम यहाँ पे रख रहे हैं और एक और नई लेयर ले लेते हैं। इस बार मैं नई लेयर लेने के लिए यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक और क्लिक किया। अब मेरे पास लेयर, इस पे डबल क्लिक करूँगा तो मैं इसका नाम चेंज कर सकता हूँ। तो लेयर 01, 02, 03, 03 लेयर। अभी सारी लेयर्स क्या हैं, एक के ऊपर एक आ रही हैं। इसका मतलब कि हर ग्राफिक एक के ऊपर एक आ रहा है। तो जब मेरे सामने में जब ये दिखता है तो ये ऐसा दिखता है कि ये ग्राफिक मेरे सामने आ रहा है, और ऐसे ही पीछे जाएगा जैसे ही मैं लेयर को नीचे करते जाऊँ। जितनी भी बचाएं n नंबर्स ऑफ, यहाँ पे 1000, 5000 तक लेयर्स बन सकती हैं, लेकिन उससे ऊपर भी बन सकती है, लेकिन कंप्यूटर सपोर्ट करना चाहिए। सो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं इधर कलर्स जो हैं इन्हीं के अकॉर्डिंग चेंज कर रहा हूँ, ठीक। तो मुझे मिल गया है कि मेरा शुरुआती कलर जो है वो ये कलर है, और मेरा एंड कलर जो है वो ये कलर है, ऑरेंज कॉम्प्लीमेंट्री है। तो अब अगर मैं इसके बीच के कोई भी कलर यूज़ करूँगा वो इनके बीच में कनेक्शन के लिए यूज़ होंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने के बीच में जितने कलर होंगे वो सब इनके बीच के कलर हो सकते हैं, ठीक है। इनसे क्या क्रिएट होगा, ब्लेंडिंग क्रिएट होती है, इसको ब्लेंडिंग बोलते हैं। तो ब्लेंडिंग के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे क्योंकि बहुत सारी थ्योरीज एक साथ हो जाएंगी। तो अभी फ़िलहाल क्या करेंगे, आप सिंपली एक कलर आपने लिया, उसी का ऑपोजिट कलर दूसरा आपने लिया, ठीक है। अब आप बीच के कोई भी कलर यूज़ करके बनाइए, राइट। कोई भी कलर यूज़ करके बना सकते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, कहीं कोई आपको ज़्यादा लग रहा है कि ये ज़्यादा कलर आ गया तो इसको सेलेक्ट कीजिए, डिलीट कर दीजिए, कंट्रोल डी से हट जाएगा। अब जैसे ये सर्कल आ गया तो एक सर्कल सेलेक्ट किया, इसको ऐड में सेलेक्ट कर दिया मैंने, उप्स, या ऐड में सेलेक्ट किया हुआ है और इसको मैं ड्रॉ करते जा रहा हूं। तो इस कलर का थोड़ा सा हाई कलर ले लेते हैं, ड्रैग करके ऑल्ट नई लेयर ले लेते हैं कंट्रोल शिफ्ट एन से, और इसको 04 कर देते हैं, ऑल्ट बैक स्पेस, तो हमें ये ड्रॉ मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और ड्रॉ करें, फिर एक और ड्रॉ करें, राइट, ऑल्ट बैक स्पेस। तो हम डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डिजाइंस क्रिएट कर पा रहे हैं, ठीक। कंट्रोल प्लस माइनस से जूम इन जूम आउट है, राइट। और लेट्स जस्ट से इफ आई एम क्रिएटिंग समथिंग, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, रेक्टेंगल और सर्कल तो ऑप्शन हमारे पास हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ पे लेसो टूल भी यूज़ कर सकते हैं। लेसो टूल्स 3 टाइप के डिफरेंट लेसो टूल्स हैं, हम बाकी के 2 के टाइप के बारे में बाद में बात करेंगे। ये वाला लेसो जो है ये आपका फ्री हैंड ड्रॉ करने के लिए होता है, राइट।
तो इसको जब मैं ऐड के साथ काम करता हूं, ठीक है, तो आप इसको जोड़ सकते हैं जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो अपनी स्केचिंग प्रैक्टिस या क्या बोलते सिलेक्शन प्रैक्टिस का यूज़ कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो लेसो टूल्स के साथ आपको करना अच्छा रहेगा ये प्रैक्टिस, तो फ़ायदेमंद रहेगा। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम आसानी से बीच के गैप्स को क्रिएट कर पाएंगे। और यहाँ पे मैं इस कलर का डार्क वर्जन या सूरज के कलर का डार्क वर्जन लेके भी काम कर सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं मल्टीपल डिज़ाइंस। जो हिस्सा नहीं चाहिए उस हिस्से को आप रिमूव कर सकते हैं। राइट, कोई भी हमने यहाँ पे कलर लिया। अब इस कलर का लाइट वर्जन या डार्क वर्जन, ग्रास का डार्क वर्जन लेना है, लाइट वर्जन। अभी फ़िलहाल उसके लिए सिंपली इसी पे प्रैक्टिस करें कि आप लाइट वर्जन डार्क वर्जन कैसे करेंगे। ठीक है, फिर हम मोनोक्रोमेटिक थ्योरी में जाएंगे तो ये नंबर्स के थ्रू होता है, तो नंबर्स के थ्रू भी हम इसको कवर अप कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक और न्यू लेयर ले लेता हूँ, इसको 0.5 कर देता हूँ। ठीक है, और ऑल्ट बैक स्पेस कर देंगे तो हमारे पास पीछे में डिज़ाइंस आ जाएंगे उसके। अब लेयर्स की जो हमारे पास हॉर्स लेयर है, मान लीजिए यहाँ पे देखिए हमारे पास दोनों तीनों ग्राफिक एक साथ सेलेक्ट हो गए। अब मुझे केवल इसी ग्राफिक को सेलेक्ट करना है और इन ग्राफिक्स को नहीं सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए मैं अपना लेसो टूल इसके चारों ओर सिलेक्शन ले लूँगा। उसी लेयर पे होना मेरा ज़रूरी है, राइट। सो मैं ये 4th लेयर पे हूँ। इसको ऑन एंड ऑफ करने के लिए सामने में आँख दी हुई है उसके, आप आँख पे क्लिक करेंगे तो वो ऑफ हो जाएगा, यानी लेयर पे यहाँ नहीं दिखाई देगा, हाइड हो जाएगा। और जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो वो रिवील हो जाएगा। तो आपको सिंपली इसको सेलेक्ट करना है, लेयर को इसको सेलेक्ट करना है और मूव टूल से आप इसको मूव करा सकते हैं उतने ही हिस्से को। तो जैसे मैं यहाँ पे और भी अगर कुछ दिखाना चाहता हूँ इसी ग्राफिक को, तो मैं इसको ऑल्ट दबा के क्लिक और ड्रैग करूँगा। तो देखिए मेरा कर्सर जो है वो ऑल्ट दबाने के बाद डबल हो गया। दैट मीन्स अब मैं उस ग्राफिक को मल्टीपल टाइम्स कॉपी कर सकता हूँ। अब देख रहे हैं कुछ ग्राफ जो हैं वो उसको ओवरलैप कर रहे हैं। तो आप क्या करें, यहाँ से क्लिक करके ऊपर ड्रैग कर दीजिए, उसको ऊपर कर देंगे तो वो उन सब चीज़ों के ऊपर आ जाएगा। करेक्ट। अब एक और लेयर ले लीजिए और 0 to 6। अब ब्यूटिफिकेशन पे काम कर सकते हैं जितना हुआ। तो आप यहाँ से लेसो टूल सेलेक्ट करके
जितना डिटेल में काम करना चाहें उतना डिटेल पे आप काम कर सकते हैं। और सिंपली इसको ब्लैक कलर, किसी भी ब्लैक कलर पे आप पुट कर सकते हो उसको। तो मैं ब्लैक कलर पे रख के इसको यहाँ से पुट कर रहा हूँ, तो उसकी शेडोज़ प्रॉपर शेडो बन जाएगी। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इस हिस्से पे रख देते हैं। मान लीजिए मुझे ये हिस्से नहीं चाहिए, तो मैं लेसो टूल पे जाऊँगा, इन हिस्सों को सेलेक्ट करूँगा और डिलीट दबाऊँगा। मल्टीपल सिलेक्शन में कैसे कर पा रहा हूँ? मैं कर पा रहा हूँ जैसे यहाँ पे मेरा ये टूल सेलेक्टेड है, ऊपर में देखेंगे ये वाला, ठीक है, ऐड का सिलेक्शन मेरा है, ऐड टू सिलेक्शन ऑन है, तभी मैं मल्टीपल सिलेक्शन ले पाऊंगा। नहीं तो मेरा हमेशा जो ऐड टू सिलेक्शन है ना वो ऐसा होता रहेगा, मैं मल्टीपल सिलेक्शन कर ही नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरा फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्टेड है। सेलेक्ट सेकंड वाले में रहूंगा तभी मैं सेलेक्ट कर पाऊंगा। ये सिलेक्शंस थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं आगे चल के। कीबोर्ड से डिलीट कर देता हूं तो अब मेरे पास ये सिलेक्टेड है। अब चाहूं तो इसको सेलेक्ट करके मूव करा के इसको यहाँ पे फिक्स कर सकता हूँ। तो इमेज में कैरेक्टर हो गया, कैरेक्टर की शेडोज़ हो गई, आप पीछे में बैकग्राउंड बना सकते हैं, राइट। तो शुरुआती प्रैक्टिस इसको करें, राइट, कंप्लीटली। और क्या बोलते, जितने शेड्स के साथ काम कर सकते हैं कीजिए। पहले आप इससे साथ फैमिलियर हो जाइए और ये वाले टूल्स के साथ फैमिलियर हो जाइए, जो टूल्स हमने आज सीखे, ठीक है। थोड़ा सा सॉफ्टवेयर ओपन कीजिए, लेयर पैनल्स के साथ फैमिलियर हो जाएं। जब ये फैमिलियरिटी हो जाएगी फिर हम लोग इमेजेस को इंपोर्ट करेंगे और इमेजेस में फिर कटिंग करना और प्रॉब्लम वो पोस्टर्स वगैरह क्रिएट करने में जाएंगे, ठीक है। और ये असाइनमेंट जो है ये आपको मेरे को नेक्स्ट क्लास से पहले देना होगा। हमने जनरली 1 घंटे की क्लासेस हैं, हमने थोड़ा सा एक्सटेंड इसलिए किया है क्योंकि थोड़ा सा आपका भी शुरुआती कुछ रह गया था तो हमने उसको भी कवर कर लिया। और अभी एक ही क्लास हुई थी तो अब आप दोनों की क्लास एक ही साथ चलेगी आगे, और आगे फिर हम लोग इमेजेस के या पोस्टर्स के साथ जाएंगे। तो उससे पहले हमें ये थ्योरीज क्लियर करनी ज़रूरी है। तो आपके पास एक असाइनमेंट है, ये असाइनमेंट है कॉम्प्लीमेंट्री वाला। तो ये जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी परसों, कल आप प्रैक्टिकल्स के लिए आ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। परसों जो है, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, उससे पहले मुझे ये आप कंप्लीट करके देंगे, ठीक है। इसमें से फाइल निकालना है, जैसे जेपीईजी फाइल वगैरह बनाना है तो फाइल्स में जाइए, सेव एज कीजिए और इसको यहाँ पे देखिए, फिर सेव टाइप आएगा, इधर पे आप जेपीईजी फॉर्मेट पे निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। तो मैं इसको फोटोशॉप क्लास 02 कर देता हूँ अभी, ताकि दूसरा नाम रहे इधर पे, और PS क्लास 02 करके इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो ये मुझसे कुछ ऐसा पूछेगा, इसको फुल क्वालिटी में रहने दीजिए, अभी कोई चेंजेस पे ध्यान मत दीजिए, अभी सिंपल वर्क करना है। इसको ओके करेंगे। अब इमेज जो होगी वो सेव हो गई होगी हमारी फाइल में, तो मैं इसको ओपन करता हूँ, फाइल लोकेशन, तो ऐसी कुछ आएगी, ठीक है। अभी फ़िलहाल आप मार्जिन, डायमेंशंस, कितना एरिया दिखाना है कितना नहीं दिखाना, उसको छोड़ दीजिए, अभी वहाँ नहीं जाएंगे। अभी पहले सॉफ्टवेयर से फैमिलियर हो, फिर उसके बाद वो सब चीज़ों को अरेंज करेंगे। दूसरी चीज़, फाइल के साथ हमेशा सेव एज करके PSD में एक फॉर्मेट उसका सेव करके रखिएगा, एक JPEG और एक PSD पे सेव करने का फ़ायदा ये होता है कि आपके पास ये वाली लेयर्स अलग से रहती हैं। तो कई बार क्या होता है कि हमें कुछ चीज़ें फिक्स करने के लिए या देखने के लिए आपके इन सोर्स फाइल की ज़रूरत पड़ती है। हो सकता है आपने काफ़ी डिटेल काम किया हो, आगे चल के एडवांस में जब काम करेंगे तो आप काफ़ी डिटेल्ड आर्टवर्क बनाते रहेंगे। ऐसे आर्टवर्क्स के समय में हमें देखना होगा कि कोई चीज़ हो सकता है बैलेंस क्रिएट नहीं कर रही, या कोई चीज़ हो सकता है गलती कर रहे हो।
तो हमें उस चीज़ को पता करने के लिए ये PSD फाइल लगती है, जिसमें सारी लेयर्स अलग अलग होनी चाहिए। तो सारी लेयर्स अलग अलग होंगी तो हम आसानी से किसी भी हिस्से को सेलेक्ट करके चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या गड़बड़ी है। ये आगे चल के हम फिक्सेशन पे आएगा। तो एक PSD रखेंगे अपने पास हमेशा, और एक JPEG जो है वो हमारे सेंड करने के लिए। तो स्टूडेंट्स असाइनमेंट ग्रुप में आप हैं, ऑलरेडी ऐड हो गए होंगे। कोई एक ग्रुप में ऐड हुए हैं व्हाट्सअप? नहीं? ओके, तो आप नीचे जाएंगे तो मैम दिख जाएंगी, किसी भी मैम को बोल सकते हैं, और या फिर मैं सर को बोल दूंगा। तो आप एक बार जाते हुए रिमाइंड करा दीजिएगा, तो वो आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। उसी ग्रुप में, असाइनमेंट ग्रुप में, आपको अपना असाइनमेंट देना होगा जो भी है, तो वो आप व्हाट्सएप में वहाँ पुट करेंगे, और दूसरा मुझे शेयर करेंगे मेरी मेल आईडी पे, जो कि है cubenom@gmail.com, cubenom@gmail.com, राइट? CUBE cube NOM nom@gmail.com। इसमें आप अपना असाइनमेंट मुझे मेल करेंगे, ठीक है? तो ये मेरे पर्सनल के लिए मेरा रहेगा, जो आप मुझे पर्सनली शेयर करेंगे। तो असाइनमेंट ग्रुप में जो डालेंगे वो ऑफिशियल असाइनमेंट्स के लिए चला जाएगा। जो मुझे डालेंगे उसमें मैं आपको चेंजेस बता पाऊँगा। तो वहाँ डालने से पहले मुझे शेयर कीजिए, मैं उसमें चेंजेस आपको मेल करूँगा, बताऊँगा कि आप इसमें से ये बदलाव कीजिए, इसमें ये बदलाव कीजिए, थोड़ा सा और चीज़ें ऐड कीजिए, 2-3 चीज़ें बताऊँगा, फिर ऐड करिएगा, फिर उसको वहाँ पे डालिएगा। इससे ये होगा कि आपके वर्क में जो गलतियाँ होंगी वो हम पहले ही फ़िल्टर कर चुके होंगे असाइनमेंट में डालने के लिए। तो cubenom@gmail.com पे आप उसको मुझे शेयर करेंगे। और अभी मुझे आप अपना जीमेल एड्रेस बताएंगे। ओके, mom PR20@gmail.com। It's quite unique name, mompr20@gmail.com। ओके, मैं इसको आपको एक सेंड कर रहा हूँ। ये विदाउट उसके आएगा, अभी कोई भी उसके वैल्यू नहीं आएगी, ताकि आपको जब मैं नेक्स्ट टाइम लिंक दूंगा तो अब जीमेल में ही लिंक आएगा आपको, ठीक है? तो ये सेंड किया है तो आपके पास मेरा भी आ जाएगा। तो अब क्या है, हम लोग कनेक्शन आसानी से, हमारा कनेक्शन यहाँ पे मिल सकता है। तो मैं अगर मॉम PR20 सर्च करूँगा तो आपका आ जाएगा, और अपना IM, बस मुझे IM बस लगेगा, क्योंकि अगर मैं IM बता रही है आपका, वैसे ही आ जाएगा, है ना? तो ये दोनों आ गए, तो मैं आपके दोनों लिंक को सेलेक्ट कर सकूँगा। ओके, सो थैंक यू सो मच। ओके, अभी के लिए इतना ही करते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।